सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मई महीने के तीसरे वाले हफ्ते का ये हमारा सेकंड वाला पार्ट होगा। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो बता दूं कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए इसका क्विज बना करके अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मैंने अपलोड करवा दिया है। तो वहां जाकर के आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए और वहां पे आपको आपकी रैंक भी पता चल सकेगी। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रियल एस्टेट निकाय राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद, इंग्लिश में बोलेंगे तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजेश गोयल को। याद रखना, ये जो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। जुबैर इकबाल ये भी जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। और टी.एस. तिरुमूर्ति यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने थे। अरविंद कुमार शर्मा ये एमएसएमई मंत्रालय में सचिव बने थे। फिर किस देश ने विरोध के रूप में झंडे को जलाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा जर्मनी ने। तो अभी जर्मनी ने विरोध के तौर पर झंडे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखो खुद के देश के झंडे जलाने की बात नहीं हो रही है भाई। खुद के देश का झंडा तो कौन जलाएगा? आप किसी और देश के झंडे नहीं जला सकते हो। जैसे कि आपके देश में किसी और देश का विरोध आप कर रहे हो और उसके एम्बेसी के सामने जाकर के आप उसके झंडे नहीं जलाओगे, ये वाली बात है। जर्मनी की बात करेंगे, कैपिटल बर्लिन है, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर और यहाँ की चांसलर है एंजेला मर्केल। और अभी जो आपका पीटरबर्ग जलवायु संवाद का 11वां संस्करण हुआ था वो यहीं पर हुआ था, जर्मनी में। फिर है अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मई को। तो हर साल 18 मई को ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। तो पुरानी संस्कृतियों से लोगों को जोड़ने के लिए इसे मनाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी थीम। इसकी थीम क्या रही? म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अच्छा, 17 मई को भी एक इंपॉर्टेंट डे हम मनाते हैं, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, जिसकी थीम थी इसकी मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। फिर है वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी नाम की बुक को रिलीज किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा फांग फांग। ये चाइनीज लेखक हैं फांग फांग और इन्होंने ही ये बुक लिखी है। और इस बुक को कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में 60 दिनों के अंदर लिखा गया है। इस किताब में कोविड-19 के समय लोगों के रिएक्शन क्या रहे और जो भी चीजें सामने आई है लॉकडाउन के समय उसके बारे में बताया गया है। बाकी जो यहाँ पे आप फेई देख रहे हो ना, ये किसी राइटर का नाम नहीं है। ये तो जो 2022 में आपके एशियन पैरा गेम्स होने वाले हैं उसका मैस्कॉट है, शुभंकर है। और ये 2022 में जो आपके एशियन पैरा गेम्स होंगे ये कहाँ पे होंगे? चाइना के हांगझाओ में होंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ एडिशनल, इस एशियन पैरा गेम्स में 2 नए गेम को इस बार जोड़ा गया है। वो कौन कौन है? ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग, ये भी आप ध्यान रखना। बाकी ओमिड स्कूबी और कैरोलिन डूरंड की बात करेंगे, इन्होंने एक बुक लिखी है फाइंडिंग फ्रीडम। ये बायोग्राफी है ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी वाइफ मेगन मार्कल की। फिर है किसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शिवदास मीणा को। तो ये आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं शिवदास मीणा, और अभी इन्हीं को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको याद भी होगा, अगर पुराने पार्ट इसके आपने देखे होंगे तो हमने पढ़ा था 6 महीनों के लिए हुडको का सीएमडी इनको बनाया गया था। बाकी वी विद्यावती की बात करेंगे तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर जनरल बनी थी महानिदेशक। मनोज आहूजा ये सीबीएसई के अध्यक्ष बने और राजीव कुमार ये पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। फिर केंद्र सरकार ने ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना बनाई है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। तो अभी आपको पता है कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब बंद है, तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो अब ऑनलाइन व डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या योजना शुरू की गई है। इसमें देश के 100 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है और कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए 12 अलग अलग चैनल होंगे, मतलब हर कक्षा के लिए एक अलग चैनल होगा। फिर किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। चरण पादुका मतलब जूते चप्पल वगैरह जो आप पैरों में पहनते हो। और अभी आपको पता होगा इस समय काफी लोग अपने अपने राज्यों में जाने के लिए पैदल चल रहे हैं। जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, जो कि लॉकडाउन में फंस गए हैं, ट्रांसपोर्ट सुविधा लॉकडाउन के कारण बंद कर दी गई है, लेकिन वो अपने राज्य में जाना चाहते हैं, अपने घरों में जाना चाहते हैं, तो पैदल पैदल सफर कर रहे हैं। आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते ही होंगे। लेकिन बहुत सौ के पास तो पैरों में चप्पल नहीं है, बहुत सौ की चप्पलें टूट चुकी है, घिस चुकी है और ऐसी धूप में वो पैदल चल रहे हैं। तो ऐसे प्रवासी मजदूर जो मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजर रहे हैं और जिन लोगों के पैरों में चप्पल नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत जूते चप्पल दिए जाएंगे।
फिर है किस देश की सेना के द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा भारत। तो कोविड-19 के कारण जो बेरोजगारी आई है उससे लड़ने में मदद करने के लिए भारतीय सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी लॉन्च करेगी। इसमें क्या होगा? तो इसमें भारतीय सेना में अधिकारियों के पद पे सैनिकों के रूप में काम करने के लिए युवाओं को 3 साल की इंटर्नशिप दी जाएगी। इंटर्नशिप एक तरह से समझ लो आप, नौकरी दी जाएगी 3 साल के लिए। तो आपको यहाँ पे ये 3 साल ये याद रखना है, कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। आर्मी चीफ है हमारे मनोज मुकुंद नरवणे, और उप प्रमुख भी याद रखो SK सैनी, ये भी अभी नए बने थे। फिर है बुंडेसलीगा, ये कोविड-19 महामारी के बाद फिर से शुरू होने वाला पहला टूर्नामेंट है। आपको बताना है किस खेल से जुड़ा हुआ है, किस खेल से संबंधित है ये, तो ये फुटबॉल इसका सही आंसर होगा। तो अभी कोविड-19 महामारी के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला टूर्नामेंट बन गया है ये। हालांकि इसे दर्शकों के बगैर ही खेला जाएगा। बुंदेसलीगा का मतलब होता है फेडरल लीग, और ये जर्मनी की एक फुटबॉल लीग है। जर्मनी के बारे में हम पीछे भी देख चुके हैं। कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है, और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर, चांसलर इसकी है एंजेला मर्केल। और हमने पीछे ही देखा है कि जर्मनी ने अभी विरोध के रूप में झंडों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया। फिर है बंगाल की खाड़ी में जो सुपर साइक्लोन आया उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा अम्फान, और इससे हमारे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काफी नुकसान भी हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक तो इस तूफान का नाम आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक और पॉइंट याद रखना है कि इस तूफान का नाम किस कंट्री ने दिया? तो थाईलैंड ने दिया। और अब अभी हमारी भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल को राहत पैकेज के रूप में 1000 करोड़ रुपए देने की बात कही, और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए। फिर है किस देश में विश्व के सबसे बड़े व सबसे गर्म ढाल ज्वालामुखी यानी कि शील्ड वोल्केनो की खोज की? तो आंसर होगा अमेरिका। देखो, जो ये शील्ड वोल्केनो है, जिसे ढाल ज्वालामुखी भी कहते हैं, ये ज्वालामुखी का ही एक टाइप है। देखो, जब क्या होता है, ज्वालामुखी में विस्फोट होता है ना, तो जो सॉफ्ट लावा होता है, जो गर्म और तरल लावा होता है, वो दूर तक बहता है और इस तरह से एक ढाल सी बन जाती है। तो वैसे अभी तक दुनिया में सबसे बड़ा ढाल वाला ज्वालामुखी ये आपके मोना लोआ है, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। पर अभी अमेरिका में ही मेनोआ में एक ज्वालामुखी की खोज हुई है, और इसका नाम है पुहा होनू, और ये अब दुनिया का सबसे बड़े ढाल वाला ज्वालामुखी बन गया है। तो ये आपको नाम याद रखना है। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेहर पुरुष और प्रोचेष्टा योजनाएं शुरू की है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। अब स्नेहर पुरुष की बात करेंगे तो ये स्नेहर पुरुष योजना पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों के लिए है, उनकी सहायता करने के लिए जो देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। और प्रोचेष्टा योजना ये उन सभी मजदूरों के लिए है जो दैनिक मजदूरी करते हैं, रोज काम करते हैं, रोज कमाते हैं, तो उनको दैनिक मजदूरी देने के लिए है, जिनके आजीविका लॉकडाउन के कारण खतरे में है। तो उन सभी लाभार्थियों को उनके बैंक अकाउंट में सीधे 1000 रुपए देगी इस योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, कैपिटल इसकी कोलकाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है, और हुगली नदी के नीचे याद रखना भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन भी चलेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और अभी आपको याद होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। उसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने ही मातृ स्मृति योजना भी शुरू की थी। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं, एक तो बुक्सा टाइगर रिजर्व और एक सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सुंदरबन टाइगर रिजर्व अभी न्यूज में था, पता होगा आपको। यहाँ पे जो टाइगरों की संख्या है वो 88 से बढ़कर के 96 हो गई है, ये भी ध्यान रखना। बाकी गोरुमारा नेशनल पार्क है, यहाँ पे सिंगालीला नेशनल पार्क है, न्योरा वैली नेशनल पार्क है, और एक जल्दापारा नेशनल पार्क भी याद रखो। फिर है किस राज्य की सरकार ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर होगा राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने राज्य के अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों को निःशुल्क दिए जाने वाले इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण प्रोग्राम को शुरू किया है। एक्चुअली में बच्चे के जन्म लेते ही उसे पुराने कपड़ों में लपेटने से इन्फेक्शन का खतरा रहता है, तो बच्चों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। क्या नाम है इसका? याद रखना, इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। फिर है वीडियो के जरिए केवाईसी की सुविधा देने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। मतलब अब आपको केवाईसी के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है, केवाईसी केवल एक वीडियो कॉल में पूरी हो जाएगी और फिर इससे कहीं से भी अकाउंट खोलने में आसानी होगी। लेकिन याद रखना, ये सुविधा केवल सेविंग अकाउंट के लिए ही है। केवाईसी मतलब होता है, केवाईसी की फुल फॉर्म हो गई नो योर कस्टमर। ये एक पहचान प्रक्रिया होती है जिसकी मदद से बैंक या कोई भी फाइनेंशियल कंपनी अपने ग्राहकों को अच्छे से जान पाती है।
बाकी जम्मू कश्मीर बैंक के अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे जुबैर इकबाल। सिटी यूनियन बैंक के एमडी सीईओ रीअपॉइंट हुए थे, एन कामाकुदी नाम है उनका। और यस बैंक से 2 अपॉइंटमेंट हमने पढ़े थे अभी। एक तो इसके चीफ रिस्क ऑफिसर बने थे नीरज धवन और इसके एमडी सीईओ बने थे प्रशांत कुमार। वैसे कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे तो स्थापना 2003 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके एमडी सीईओ हैं उदय कोटक। इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी टैगलाइन, लेट्स मेक मनी सिंपल। जब भी बैंक आता है मैं आपको हमेशा टैगलाइन बताता हूं, तो कम से कम जो बैंक आपके करंट न्यूज में चल रहे हैं तो इतना डेटा तो आप उनका याद रखो। और गाइज अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर अभी आईसीसी की क्रिकेट समिति ने गेंद को चमकाने के लिए लार यानी कि जो थूक का इस्तेमाल करते हैं क्रिकेटर उसको चमकाने के लिए, तो उस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। आपको बताना इस समिति की अध्यक्षता किसने की, तो आंसर होगा अनिल कुंबले ने। तो अभी आईसीसी की क्रिकेट समिति ने गेंद पर शाइन करने के लिए जो थूक लार का इस्तेमाल किया जाता है उस पर प्रतिबंध, उस पर रोक लगाने की सिफारिश की है। तो कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ये सिफारिश की गई है और इस समिति की अध्यक्षता की है भारत के पूर्व लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने। अच्छा, यहाँ पे आईसीसी ने थूक यानी कि लार पे बैन लगाने के लिए सिफारिश की है, जबकि पसीने का अगर आप इस्तेमाल करते हो उस बॉल को चमकाने के लिए तो उस पे प्रतिबंध लगाने की सिफारिश नहीं की गई है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पे कोई खतरा नहीं देखा गया है। लेकिन आपको याद होगा कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया ने लार और पसीने दोनों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था। तो पुरानी चीजें भी आप याद रखते हुए चलो, इस तरह से को रिलेट करते हुए। आईसीसी की बात करेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में है। इसके अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर और इसके सीईओ पिछले साल ही बने थे मनु साहनी। सिर्फ एक पॉइंट में आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, आईसीसी की T20 रैंकिंग आई थी और इसमें टॉप पे रहा इस बार ऑस्ट्रेलिया। इस पे मैं क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि पहली बार ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा है। बाकी जो टेस्ट रैंकिंग आई है उसमें भी ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा है, ओडीआई में तो इंग्लैंड टॉप पे रहा था। फिर आपको बताना है लेसोथो के प्रधानमंत्री ने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्या नाम था उनका, थॉमस थाबेन नाम था उनका। लेसोथो ये साउथ अफ्रीकन कंट्री है और अभी इनके इस्तीफा देने के बाद जो लेसोथो देश के वित्त मंत्री हैं मोइकेट्सी मज्जोरो, ये देश के इंटरिम पीएम बने हैं। लेकिन इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस थॉमस थाबेन का नाम याद रख लेना और इसके कुछ स्टैटिक पॉइंट्स याद रख लेना। जैसे लेसोथो की कैपिटल क्या है, मासेरू है, करेंसी है लेसोथो लोटी। और अभी लेसोथो से कुछ याद आता होगा आपको, कुछ लिंक कर पा रहे होंगे आप। जयदीप सरकार लेसोथो में हाई कमिश्नर बने थे, उच्चायुक्त बने थे। अच्छा, ये जयदीप सरकार है, जयदीप सरकार को जयदीप मजूमदार से कंफ्यूज मत कर देना। जयदीप मजूमदार अभी ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत बने थे। बाकी मुस्तफा अल कदमी की बात करेंगे, इराक के नए प्रधानमंत्री बने। मोहिउद्दीन यासीन मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने थे और जानेज जंसा ये स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बने थे। फिर कौन सा यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त हो गया है, तो आंसर होगा लद्दाख। तो 3 मई 2020 से लद्दाख में कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है और अब इसे कोरोना वायरस मुक्त कर दिया गया है। साथ ही लेह जिले में जिन संक्रमित रोगियों का इलाज चल रहा था वे भी इस बीमारी से ठीक हो गए हैं। तो वैसे लद्दाख में अब तक कोरोना वायरस के 43 पॉजिटिव मामले आए थे, लेकिन अब वो सब ठीक हो चुके हैं। और अभी पहला यूरोपीय देश कौन सा बना था कोरोना मुक्त होने वाला, तो स्लोवेनिया बना था। लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आपको याद रखना है, राधा कृष्ण माथुर है। फिर है विश्व माप विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 20 मई को। हर साल इसे 20 मई को ही मनाते हैं। और 20 मई को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 20 मई 1875 को 17 देशों के प्रतिनिधियों ने मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब चीजों को मेजर करने के लिए उनको मापने की जो यूनिट होती है वो पूरे विश्व में समान होगी, सेम होगी। जैसे कि आपको किसी का वजन करना है तो उसकी जो यूनिट होगी, इकाई होगी, वो भारत में भी किलोग्राम में होगी तो अमेरिका में भी किलोग्राम में होगी। इस तरह से तापमान को मेजर करना है, टेम्परेचर को, तो केल्विन में मेजर करेंगे, तो मतलब हर जगह वो सेम होगी। देखो हमारे पास 7 मूलभूत इकाइयां हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, जिसे आप 7 एसआई यूनिट्स कहते हो। एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। कौन कौन सी है, सेकंड हो गया, मीटर है, किलोग्राम है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल है और कैंडेला है।
और आपको याद होगा पिछले साल इनमें से 4 यूनिट्स को फिर से रीडिफाइन यानी कि परिभाषित किया गया था। कौन कौन सी वो 4, वो भी याद रखो, किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन और मोल। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। इस बार की थीम याद रख लो, मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। और 20 मई को ही विश्व मधुमक्खी दिवस हमने मनाया, ये भी याद रखना। फिर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो एक्चुअली अभी भारत को 3 साल के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड में शामिल कर लिया गया है और अब भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनको WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए। एक तो भारत को 3 साल के लिए WHO का कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया गया और जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनको WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। WHO की बात करेंगे, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। यही कारण है कि हम हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। और WHO की प्रमुख साइंटिस्ट कौन बनी थी? सौम्या स्वामीनाथन बनी थी, जो कि भारतीय हैं, ये भी याद रखना। फिर है किसे साल 2019 के अलेक्जेंडर दिल रिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विनय बुधवार को। तो भारतीय नौसेना के जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक यानी कि वाइस एडमिरल हैं ये विनय बधराल और इन्हीं को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। देखो, इन्हें ये पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। अच्छा, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ये अवार्ड यूके यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और जो दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने में योगदान करते हैं, उनको दिया जाता है ये पुरस्कार। बाकी सौरभ लोढ़ा की बात करेंगे, 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिला था इनको। और सिद्धार्थ वरदराजन की बात करेंगे, भारतीय पत्रकार हैं ये, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला था इनको। बाकी जो ये लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार हैं, इनको वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया था। अच्छा, नौसेना प्रमुख कौन है? हमारे करमवीर सिंह है। फिर अभी चाइना ने WHO को कितने डॉलर की सहायता देने का ऐलान किया है? तो आंसर होगा $2 बिलियन। तो एक्चुअली में अभी WHO की स्वास्थ्य सभा का 73rd संस्करण 73वां संस्करण आयोजित किया गया था। कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में होता है ये। और इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसमें हिस्सा लिया था। और इसी सभा में चाइना ने कहा कि वो कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 साल में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देगा WHO को। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे बता दूं, अभी इसी 73वीं सभा में रिजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रेस्पॉन्स प्रस्ताव भी लॉन्च किया गया कोविड-19 की स्वतंत्र जांच के लिए। और इस स्वतंत्र जांच के प्रस्ताव का समर्थन लगभग 116 देशों ने किया। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि WHO ने कोरोना वायरस को कब महामारी घोषित किया था? तो 11 मार्च 2020 को। और अमेरिका ने, आप जानते ही होंगे, WHO को जो फंड देता था उस पर रोक लगाने की घोषणा भी कर दी है, जबकि चीन जो फंड देता था उससे 30 मिलियन एक्स्ट्रा देगा, ऐसा उसने बोला है। अच्छा, फंड की सहायता की बात चल रही है तो एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ एक्स्ट्रा। अभी भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को $2 मिलियन देने की सहायता राशि देने की घोषणा की है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। फिर है शहरों के लिए कचरा मुक्त स्टार रेटिंग के तहत देश के कितने शहरों को 5 स्टार कचरा मुक्त टैग दिया गया है? तो आंसर होगा 6 को। तो अभी केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के जो हमारे मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने शहरों के लिए कचरा मुक्त स्टार रेटिंग के परिणामों की घोषणा कर दी है, जिसमें 2019-20 के लिए 6 शहरों को 5 स्टार कचरा मुक्त टैग दिया गया है, जबकि 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार टैग दिया गया। अच्छा, वो 6 शहर कौन कौन से हैं ये आप ध्यान रखो। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है, मध्य प्रदेश का इंदौर है, गुजरात से 2 है, राजकोट और सूरत, कर्नाटक का है मैसूर और महाराष्ट्र का है नवी मुंबई। और आवास व शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हमारे हरदीप सिंह पुरी हैं। अच्छा, इस प्रश्न में आप ये ध्यान रखना कितने शहरों को दिया गया है 5 स्टार टैग? 6 को दिया गया है, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स वाले में जब मैंने आपको ये बताया था काफी स्टूडेंट कंफ्यूज थे, क्योंकि उनका कहना था कि हमने तो कहीं और पे 5 पढ़ा है तो 5 होगा क्या? तो 5 नहीं होगा, ये 6 होगा। आपने कहीं पर भी पढ़ा हो तो इसे करेक्ट कर लेना, गलत मत पढ़ना। बस कहीं से भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट गलत मत पढ़ लेना, वरना पढ़कर भी एग्जाम में गलत कर आओगे तो फिर क्या फायदा इसे पढ़ने का। तो चीजों को गलत मत पढ़ना।
फिर किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गोविंद राजुलू चिंतला। तो गोविंद राजुलू चिंतला को नाबार्ड का अगला चेयरमैन नियुक्त किया गया है और ये 31 जुलाई 2022 तक अपना पद संभालेंगे। अभी आपको याद होगा वर्तमान में जो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार भनवाला, दिसंबर को 6 माह का कार्यकाल इनका बढ़ाया गया था जो पूरा होने वाला है। तो अब उनका कार्यकाल समाप्त होते ही गोविंद राजुलू चिंतला बन जाएंगे नाबार्ड के नए अध्यक्ष। तो ये नाम आपको रट लेना है, याद कर लेना है। नाबार्ड की बात करेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी शिवदास मीणा की बात करेंगे, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। और मनोज आहूजा सीबीएसई के अध्यक्ष बने थे। फिर है आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा गाना गाया गया है? तो आंसर होगा जयतु भारतम। जयतु भारतम ये गाना आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए गाना गाया गया है। ये सॉन्ग को किसने लिखा है? प्रसून जोशी ने लिखा है। और मैंने आपको बताया था ये किसी एक सिंगर ने नहीं गाया, इसको टोटल 211 सिंगर्स ने गाया है, जिसमें लता मंगेशकर से लेके सोनू निगम तक हैं, उदित नारायण से लेके कैलाश खेर तक, ये सभी लोग हैं। और इसे संगीत दिया है शंकर महादेवन ने। और एक और पॉइंट याद रखना, इसमें 16 भारतीय भाषाओं और बोलियों को शामिल किया गया है। बाकी देखो सॉन्ग्स की बात चल रही है तो आपको याद होगा अभी HDFC बैंक ने #हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया था। और यूनाइटेड वी फाइट ये ICCR ने सॉन्ग रिलीज किया था। ICCR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। उसके अलावा एक #वी विल विन कैंपेन शुरू किया था फीफा ने, ये भी ध्यान रखना। फिर है अभी किस रेलवे जोन ने कोविड-19 मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट तैयार किया है? तो आंसर होगा दक्षिण मध्य रेलवे ने। तो अभी दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने कोविड मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए और अस्पताल प्रबंधन यानी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट की सहायता करने के लिए एक रोबोट जिसका नाम है रेल बोट, जिसको शॉर्ट में आर बोट भी कहते हैं, ये तैयार किया है। तो जैसे मरीजों को दवाइयां पहुंचानी है, भोजन वगैरह देना है, तो वो काम ये रोबोट करेगा। वहां पे किसी इंसानों को नहीं भेजा जाएगा ताकि वो संक्रमण ना फैले। इसके अलावा डॉक्टर जैसे मरीजों से बात कर सकते हैं वीडियो कॉल के थ्रू, ये भी सुविधा इस रोबोट में उपलब्ध है। अच्छा, इस दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सिकंदराबाद में है। और इसी तरह के यूज के लिए आपको याद होगा IIT रोपड़ ने एक रोबोट बनाया था जिसका नाम है वार्ड बोट। और केरल ने भी रोगियों की सेवा के लिए इसी तरह का एक कर्मी बोट नाम से रोबोट तैयार किया था। उनका भी पर्पज यही था। अच्छा, रेलवे जोन की बात है तो मैं आपको बता दूं अभी भारत में टोटल रेलवे जोन 18 हो चुके हैं। 18वां बना था साउदर्न कोस्ट रेलवे। दक्षिण रेलवे इसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई सेंट्रल में है और दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर आपका है कोलकाता में। बाकी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इसका हेडक्वार्टर आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। फिर है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स नाम की पुस्तक को रिलीज किया गया है। आपको बताना है इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। तो अभी प्रसिद्ध लेखक हैं ये रस्किन बॉन्ड और इन्होंने अपने 86th बर्थडे पर उनकी एक नई किताब जिसका नाम है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई-बुक संस्करण को रिलीज किया है। इस बुक में उनके बचपन में जब वो नावों में, रेलगाड़ियों में, विमानों में सफर करते थे तो उनकी यादों को, उनकी यात्राओं के रोमांच को इस बुक में बताया है। बाकी वी कृष्ण स्वामी की बात करेंगे, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु नाम की बुक लिखी थी। फांग फांग हमने पीछे ही पढ़ा, चाइनीज लेखक हैं ये। और वुहान डायरीज डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी नाम की बुक लिखी। वधान इन्होंने अभी फियर ऑफ गॉड नाम की बुक लिखी थी। तो गाइज ये लीजिए, इस वीडियो के साथ हमारा 3rd वाला वीक कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट वाला पार्ट हम पहले ही कर चुके थे। और एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करा करें। कम से कम अपने एक दोस्त के साथ इसको शेयर कर दें, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे भी इसे एक बार शेयर जरूर कर दें प्लीज। अब ये वीडियो देख लिया, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता लग गए। अब अपना टेस्ट लो आप लोग। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन खोलो, वहां पे क्विज अपलोड कर दिए, वीकली वाले सेक्शन पे जाओ और टेस्ट लगाओ और वहां पे खुद से एनालिसिस करो कि जिन क्वेश्चंस को अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, अगर उन्हीं क्वेश्चंस का आप टेस्ट देते हो तो कितने क्वेश्चन गलत करते हो, कितने क्वेश्चन राइट करते हो। और हाँ गाइज, अगर एप्लीकेशन में कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखते हैं तो प्लीज एक आध बार क्लिक कर दिया कीजिए उनको, मुझे काफी सपोर्ट मिलेगा एप्लीकेशन को बेहतर बनाने में। थैंक यू गाइज।